हेलो एवरीवन। मैं भैया आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इसमें जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है तो उसका आज हम लोग ये तीसरा लेक्चर करेंगे। जो पहले दो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने 1773 से लेकर के 1947 तक के सारे एक्ट्स कवर करे थे। आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं 1885 का जो हमारा इवेंट है, जो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हम लोग आज वो पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसमें जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा यहाँ पे जो सेफ्टी वॉल्व और लाइटनिंग कंडक्टर का कॉन्सेप्ट अक्सर आता है, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मॉडरेट्स थे, इनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लीडर्स आए और उसके साथ साथ इनका जो काम करने का अप्रोच था वो कैसा था अप्रोच इनका। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इनका एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन क्या था। तो चलिए हम लोग आगे इसमें शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। तो ये जो ए.ओ. ह्यूम थे, मैं एक चीज़ अभी बता दूं कि ये खुद एक ब्रिटिशर थे। ठीक है, ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। तो बेसिकली मैं यहाँ एक चीज़ बता दूं कि ऐसे जो फर्स्ट सेशन था वो जीटी संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ 1885 में ही, जहाँ पर प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी। एक्चुअल में ये जो सेशन था ये होने वाला था पुणे में, ठीक है। लेकिन चूंकि पुणे में उस समय एक बीमारी फैली हुई थी कॉलेरा के नाम से, जो कॉलेरा है वो, तो इसलिए उसको कैंसिल करके कहाँ करा गया था? बॉम्बे में। अब यहाँ एक ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि सेफ्टी वॉल्व या लाइटनिंग कंडक्टर। सेफ्टी वॉल्व का काम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको रिलीज करना, ठीक है। जो लाइटनिंग कंडक्टर का काम क्या है ये देख लो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बेसिकली लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा वायर या एक ऐसा रॉड होता है जिसका काम क्या होता है? लाइटनिंग को वो डाइवर्ट कर देता है ग्राउंड के तरफ, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये लाइटनिंग को ग्राउंड के तरफ क्या करेगा? डाइवर्ट कर देगा। मेरी तरफ आता हरगम फिसल जाए। तो बेसिकली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या है वो एक बार हम लोग समझते हैं। देखिए, कुछ ऐसे लीडर्स थे, जैसे अगर हम लोग देखें तो लाला लाजपत राय हुए, या फिर एक और लीडर थे जिनका नाम था आर.पी. दत्त। तो इन लोगों का ये कहना था कि बेसिकली ए.ओ. ह्यूम का यूज किसने किया? अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिशर्स ने ए.ओ. ह्यूम को सेफ्टी वाल्व की तरह यूज किया। इसलिए क्योंकि उस समय इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो डिस्कंटेंट था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। लोगों में जो नफरत की भावना थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी उस समय, स्पेशली 1857 रिवोल्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद। तो इनका कहना था कि इन्होंने सेफ्टी वाल्व की तरह अंग्रेजों ने इसको यूज़ किया ए.ओ. ह्यूम को, ताकि जो भी डिस्कंटेंट इंक्रीज हो रहा है या जो डिस्कंटेंट ग्रो कर रहा है उसको एक तरीके से बंद किया जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कुछ जैसे लाला लाजपत राय, आर.पी. दत्त, बेसिकली दो लोगों का यहाँ पे नाम आता है। उसके साथ जो दूसरा ग्रुप है जो खासकर मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ पर कांग्रेस ने यूज करा था किसका? ए.ओ. ह्यूम का। किस तरीके से? लाइटनिंग कंडक्टर के तरीके से। बेसिकली कांग्रेस जो चाहती थी वो चाहती थी जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं वो एक तरफ आए। मतलब उनका, कांग्रेस का ये था कि जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं उनको यूनाइट करने का। और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स थे उस समय, उनकी जो कंडीशन थी वो कभी भी नेशनलिस्ट फोर्सेस को एक साथ ज्वाइन नहीं होने देते। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ए.ओ. ह्यूम को इसीलिए एक तरीके से ऐसा बनाया गया या उनको एक तरीके से रखा गया या कांग्रेस ने यूज़ किया इस तरीके से ताकि वो नेशनलिस्ट फोर्सेस को एक तरफ ला सकें, ठीक है। तो यही था हमारा यहाँ पे सेफ्टी वाल्व एंड लाइटनिंग कंडक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगर देखें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो था लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना, ठीक है। लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना किस चीज़ के लिए?
कि हाँ जो इंडिया है उस पर किसका रूल होना चाहिए, इंडियंस का, ठीक है। और दूसरा क्या था, एक हेडक्वार्टर फॉर अ मूवमेंट इस्टेब्लिश करना। अगर कोई ऐसा मूवमेंट होता है, कोई भी ऐसा मेजर मूवमेंट है, अगर उसका एक हेडक्वार्टर, एक एपीसेंटर अगर होता है, तो फिर वो मूवमेंट प्रॉपर तरीके से चैनलाइज हो पाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें तीसरा चीज आता है वो है हमारा इंक्रीजिंग द फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ कहते हैं इंक्रीजिंग द फ्रेंडली रिलेशनशिप, इट मीन्स यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, उनको एक जगह लाना है, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा था वो था डेवलपिंग एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी। जो एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी थी उसको डेवलप करना था, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं एरा ऑफ मॉडरेट्स। तो इसमें डिफरेंट लीडर्स का नाम आता है, जैसे दादा भाई नौरोजी या फिर भूमेश चंद्र बैनर्जी या फिर एक फिरोज शाह मेहता, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे इसमें नाम आते हैं। यहाँ पर जब हम लोग इम्पोर्टेंट लीडर्स की बात करते हैं, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि इनका अप्रोच क्या था। तो बेसिकली इनका जो अप्रोच था लिबरलिज्म एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स का, ठीक है। कहने का ये मतलब है ये किस चीज़ में विश्वास करते थे, प्रेयर, पिटिशन एंड मीटिंग। मतलब इनको ये उम्मीद थी कि अगर हम ब्रिटिशर्स के सामने बहुत सारे पिटिशंस देंगे, उनको लेटर लिखेंगे, अगर उनसे हम होता है ना कि हम बहुत प्यार से अगर बात करेंगे, तो वो सब कुछ जो कुछ भी करेंगे वो इंडियंस के वेलफेयर के लिए करेंगे, ऐसा इनको उम्मीद था। और अल्टीमेटली ये उम्मीद जो है वो उम्मीद ही बना रह गया था, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद सबके बाद इनके कुछ कंट्रीब्यूशंस रहे थे, ठीक है। तो इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, ऑब्वियसली इन्होंने काम तो किया ही है, कम हो या ज़्यादा, लेकिन काम इन्होंने किया है। इनके जो कंट्रीब्यूशन थे उसमें जो सबसे पहला आता है वो है इकोनॉमिक क्रिटिक। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने, ये है दादा भाई नौरोजी हैं, तो इन्होंने एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया। इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के वेल्थ को कहाँ ले जा रहे हैं, वापस से ब्रिटेन में, ठीक है। और बेसिकली इन्होंने फिर ना यहाँ पे ये जो मॉडरेट्स थे, इन्होंने एक चीज़ और बताया कि इंडिया में जो गरीबी आ रही है उसका इकलौता रीज़न जो है वो कौन है, ब्रिटिशर्स। तो इन लोगों ने फिर बाद में डिमांड भी किया कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको कम कर दो, या जो सॉल्ट टैक्स लग रहा है उसको ख़त्म कर दो, ये सब चीज़ें इन लोगों ने डिमांड करी थी। उसके बाद इन लोगों ने डिमांड करा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो इन लोगों ने डिमांड किया कि जो काउंसिल है, काउंसिल में आपको क्या करना चाहिए, एक तो काउंसिल को एक्सपैंड कीजिए, ठीक है। दूसरा, काउंसिल में जो ज़रूरी रिफॉर्म्स चाहिए वो रिफॉर्म्स आपको लाना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर इनकी ये बात कहीं ना कहीं सुनी जाती है, और इसीलिए जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 है वो लाया जाता है, उसमें ये दोनों चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तीसरा था यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। जब हम लोग कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, मतलब इन्होंने ये डिमांड किया कि जो यहाँ पर डिफरेंट जैसे हमारा राइट टू स्पीच है या राइट टू एसोसिएशन, और चाहे हम लोग अगर एसोसिएशन की बात करें, या फिर जो राइट टू प्रेस होता है, प्रेस का फ्रीडम, ये सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने अपना एक योगदान दिया था, ठीक है। बेसिकली इन लोगों ने रखा था अंग्रेजों के सामने कि हाँ हाँ ये ऐसी सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इनका जो पूरा कार्यकाल हुआ, जो मॉडरेट्स का हुआ, तो इनके अगर काम का एक इवेल्युएशन किया जाए तो इसमें क्या क्या आता है। तो पहला तो ये है कि इन्होंने एक प्रोग्रेसिव आइडिया बताया, ठीक है, कि हाँ हमें इस तरीके से काम करना चाहिए। उसके बाद फिर इन्होंने जो एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो एक तरीके से एक्सपोज किया। अभी हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी था दादा भाई नौरोजी ने दिया ये, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये दूसरे तरीके से जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फिर ये इन लोगों ने एक्सप्लेन करा। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ लोगों के दिमाग में डालना ज़रूरी था वो ये था कि इंडिया टू बी रूल्ड इन इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। आप कितने भी रिफॉर्म ले आओ, लेकिन अल्टीमेटली हम अगर यहाँ पर हमारा देश है, यहाँ इस देश के लोग हैं, तो इसके ऊपर रहने वाले तो ब्रिटिशर्स ही हैं। चाहे आप 50 रिफॉर्म ले आओ, 100 रिफॉर्म ले आओ, आप कुछ भी रिफॉर्म ले आओ, बट अल्टीमेटली कंट्रोल किसका है, ब्रिटिशर्स का।
तो इन लोगों ने बोला कि इंडिया टू बी रूल्ड इन इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं मॉडरेट्स की, तो इसमें कुछ फेलियर भी इनके थे। जो सबसे बड़ा फेलियर था वो था इनका लैक ऑफ मास पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये बेसिकली इनका सबसे बड़ा फेलियर था कि जो होता है ना कि अगर आप कोई अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे मास पार्टिसिपेशन का एक अलग ही रोल होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस जगह पर हम लोग कह सकते हैं कि कमजोर हो गए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा था कि कहते हैं कि बेसिकली दे डिडंट बिलीव इन द हेटेरोजेनियस एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसका ये मतलब है कि एक होता है कि अगर हम लोग जब बात करते हैं किसी भी मूवमेंट को, तो हमें सोसाइटी के हर ग्रुप को लेकर के चलना होता है। जो काम बाद में महात्मा गांधी ने किया था वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये फिर से एक बार फेल हो गए, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिशर्स की क्या क्या एटीट्यूड, जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या एटीट्यूड था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट, मैं यहाँ की स्टेटमेंट बताऊं कि डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा था फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ सेडिशन किसको कहा गया था? आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। किसने कहा था? डफरिन ने। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अगर हम लोग अगर एक तरीके से हटा देना इंडियन पूरे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, तो फिर ब्रिटिशर्स का रूल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल यहाँ भी उन लोगों ने लगाया, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो लोग नोट करना चाहें वो कर सकते हैं। वो है हमारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। ये बेसिकली इसमें दो लोग थे, एक थे सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद। ये दो लोग थे इसमें, ठीक है, सर सैयद अहमद खान, उसके बाद राजा शिव प्रसाद। ये बेसिकली इन दोनों लोगों को एक तरह से ये हो गया था इस एसोसिएशन के थ्रू कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कुछ भी करेगी उसको अपोज करना है, बस इतना ही था इनका काम, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस चीज के लिए डिमांड करेगी उसको रोको, ये मतलब कहने का ये मतलब इनको जो अच्छा लगेगा ये इनको खराब लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये ना बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। जो दो लोगों ने मिलकर के इसको बनाया था वो थे सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद। बेसिकली इनका काम ही क्या था, टू काउंटर द कांग्रेस प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो इसमें बस इतनी ही चीजें हैं। उसके बाद एक और चीज मैं ऐड कर दूं, बेसिकली एक ऐसा आता है कि जो आईएनसी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो एक साल में सिर्फ ये लोग 3 दिन मिलते थे। जो इनकी मीटिंग होती थी ना वो एक साल में सिर्फ 3 दिन होती थी, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके फेलियर का एक रीजन रहा। उसके बाद यहाँ ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं, मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई आंसर कर सकता है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हो, वरना मैं इसका आंसर अभी यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन हुई? वो थी एनी बेसांत। ये बेसिकली 1917 में जो आईएनसी था उसकी प्रेसिडेंट बनी थी। जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बदरुद्दीन त्याबजी, ठीक है। जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बदरुद्दीन त्याबजी। ये बेसिकली कब बने थे? 1887 में, ठीक है। जो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट हुए आईएनसी के, उनका नाम था जॉर्ज यूले, ठीक है। ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी एक बार ही प्रेसिडेंट बस बने हैं। वो कहां पर बने थे? बेलगांव सेशन, ठीक है। ये बने थे बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन कब हुआ था? 1924। नेहरू जी पहली बार कब बने थे प्रेसिडेंट? लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में। इवन मैं यहाँ बता दूं कि अगर महात्मा गांधी का सपोर्ट नहीं रहता यहाँ पर, वो हम लोग आगे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे,
इन शॉर्ट बता दूं कि यहाँ अगर महात्मा गांधी का सपोर्ट नहीं रहता तो नेहरू जी यहाँ प्रेसिडेंट नहीं बन पाते, क्योंकि 18 में से 15 जो लोग थे उन्होंने इसका बेसिकली अपोज किया था इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली नेहरू जी प्रेसिडेंट बने, कहाँ पर, लाहौर सेशन 1929 में। सुभाष चंद्र बोस कब बने? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, हरिपुरा सेशन, ठीक है। ये कब हुआ था? 1938। उसके बाद ये क्यों नहीं बने, इसका रीजन, ठीक है, इनसे कुछ मतभेद हो गया था तो इसलिए ये फिर दोबारा नहीं बने थे। तो बेसिकली मेन यहाँ पर ये जो मैंने 6-7 चीज़ें लिखी हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो अभी इसमें सिर्फ यही है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम लोग जो एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसमें पढ़ेंगे किस तरीके से बंगाल पार्टीशन होता है और फिर किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।